हेलो फ्रेंड, तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एसएसटी के क्वेश्चन हल कराऊंगी। यहाँ पर एसएसटी के ऐसे प्रश्नों की बात करूंगी जिसे आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें मैंने वही प्रश्न लेने की कोशिश की है जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी मैटर ही मिलेगा। एसएसटी में वाकई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? या फिर भारत के किस राज्य में कर्क रेखा जो है वो सबसे कम गुजरती है? इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की जो लंबाई होती है वो सबसे कम है या फिर सबसे कम गुजरती है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड। अब बताइए, गैस करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अब देखिए, जहां सबसे कम जो कर्क रेखा गुजरती है वो तो आपका राजस्थान है। यदि आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा कहाँ गुजरती है तो वो हो जाएगा एमपी। कहाँ पर गुजरती है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य। अब यदि आपसे पूछा जाए वो कौन कौन से राज्य हैं, यदि ऑप्शन में दे दिया जाए, एक ऑप्शन आपका सही होगा और 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। अब यदि पूछा जाए कि जो कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको जब ये 8 राज्य पता होंगे तभी आप उसमें से सही आंसर चूज कर पाएंगे। तो देखिए किन किन राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं: फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कि जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। यदि पूछा जाए कि डूरंड कप किससे संबंधित है तो वो भी फुटबॉल से संबंधित होगा। क्रिकेट के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो वो दी जाती है देवधर ट्रॉफी या फिर दिलीप ट्रॉफी। हॉकी में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो वो दी जाती है रंगास्वामी कप या फिर आगा खां कप। ये किसके लिए दिया जाता है? हॉकी के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, संतोष ट्रॉफी जो होगी वो फुटबॉल के लिए है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था जो है वो मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? ये आपको बताना है। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो मुनरो प्रणाली कहलाती है? रैयतवाड़ी, जमींदारी, इजरेदारी या फिर महालवाड़ी। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रैयतवाड़ी। अब देखिए, 1820 का समय जब मुनरो जो था वो भारत में आया और वह क्या था? वह एक अंग्रेजों का शासक था। तो उसी ने ही ये रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1949 में, 1909 में, 1990 में या फिर 1945 में? कब दिया गया था इनको भारत रत्न? तो देखिए, इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ से थे? तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए, ये इनका जो जन्म स्थान है वो मऊ यानी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता? देखिए, आपके सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अयोध्या, अवंतिका, द्वारवती, कांची। बताइए किससे जाना जाता था? तो उज्जैन शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लें इस पर।
त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म? किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो कौन थे इसके वास्तविक संस्थापक? तो वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। यदि आपसे इसी से क्वेश्चन बनता है, यदि पूछा जाए आपसे कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया डैश कहलाती, क्या कहलाती? तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है? बुनाई, ओयाई, कताई या फिर बुनना, क्या कहलाती है? गैस कीजिए। तो देखिए, तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है कताई। क्या कहलाती है? कताई कहलाती है, जिसमें तंतुओं को उबाला जाता है फिर उससे धागा बनाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस पर नहीं पर आपको गौर करना है। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो सही सुमेलित नहीं होगा और बाकी 3 राइट होंगे। अब बताइए कौन सा हो सकता है? देखिए, दुर्गापुर क्या है? पश्चिम बंगाल में, ये आपका राइट है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है, ये भी आपका राइट। लेकिन जो भिलाई मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भिलाई जो है वो कहाँ से है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब देखिए, ये तीनों ही राज्य जो है वो किससे संबंधित है? ये खनिजों से संबंधित है। किससे संबंधित है? खनिजों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, प्रमुख वायु मार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्या है? बताइए क्या हो सकता है ये? तो देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और इसका संबंध किससे है? एनएच से है। किससे है? एनएच से है। और यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता, क्यों किया जाता? समुद्र का स्तर मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, वायुमंडल दाब को मापने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए बैरोमीटर का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है? देखिए, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक यानी ये बैरोमीटर ये उठता है तो क्या होगा कि मौसम साफ रहेगा। इससे पता चलता है कि मौसम साफ रहेगा। और यदि ये नीचे को गिरता है तो इससे क्या पता चलता है कि आंधी तूफान आने की संभावना है। तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल के दाब को मापने के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संगीत माना जाता है, संगीत का जनक माना जाता है या फिर इनमें से किसे संगीत का जनक माना जाता है? ये आपको बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या फिर अथर्ववेद? बताइए इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? इनमें से संगीत का जो वेद माना जाता है, तो देखिए सामवेद है, इसे माना जाता है संगीत का वेद। आंसर सी आपका राइट होगा, सामवेद जिसे संगीत का वेद माना जाता है। अथर्ववेद यदि पूछा जाए क्या है, तो ये जादू टोनों का है। किसका है? जादू टोनों का। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? प्राचीन वेद है। सामवेद आपका संगीत का हो गया। और यजुर्वेद के बारे में यदि बात किया तो ये गद और पद का है। किसका है? गद और पद का वेद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऋग्वेद प्राचीन वेद है, यजुर्वेद आपका किसका हो गया? गद पद का हो गया, अथर्ववेद जादू टोने का हो गया और सामवेद हो गया आपका संगीत का वेद। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है? नहीं है में आपको दर्शाना है। अतिथि देवो भव, ये देखिए जैसे जो मेहमान होते हैं वो भगवान के समान होता है, तो ये आपका समाज से संबंधित हो गया। लैंड ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग, ये भी आपका समाज से संबंधित है। पानी की हर बूंद को बचाएं, ये भी आपका समाज से संबंधित है। लेकिन जो नहीं है वो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है और ये व्यापार जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओसाका क्या है? एक प्रकार का आकाशीय पिंड, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र, स्थानांतरित कृषि या एक प्रकार की जनजाति, क्या है ओसाका? देखिए ओसाका जो है वो एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से शुरू हुआ था ये बताना। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल, कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये केरल से शुरू हुआ है कथकली। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रऊफ कहाँ का नृत्य है? रऊफ कहाँ का नृत्य है? इस पे आप स्टार मार्क कर लें, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या गुजरात, कहाँ का है ये रऊफ नृत्य? तो देखिए ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। यदि आपसे हिमाचल प्रदेश के बारे में जो फेमस नृत्य है तो वो है झोरा झाली या फिर छापेली नृत्य, जो कि क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है कि छापेली नृत्य कहाँ का है, तो वो हिमाचल प्रदेश का। हरियाणा का यदि पूछा जाए तो झूमर है, हरियाणा का झूमर। गुजरात का यदि पूछा जाए तो गरबा, डांडिया या फिर भवाई, क्या भवाई जो नृत्य है ये बहुत अधिक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसे स्टार मार्क कर ले। तो भवाई जो नृत्य है ये कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो की रोकथाम के लिए पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? जोनास साल, जे.एच. गिबन, बताइए किसने बनाई थी? या रॉबर्ट एडवर्ड्स, किसने बनाई थी? तो देखिए पोलियो की रोकथाम के लिए जो सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी जोनास साल्क ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, जॉन कुआर्ट या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, किसने की थी? तो देखिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की थी, आपसे पूछा जाए कि भारत की खोज किसने की, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पूछा जाए तो वो आप लगाएंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। और वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली था और ये भारत में कहाँ से दाखिल हुआ था? कालीकट से। और वहाँ के कालीकट के राजा जो जमोरिन थे उन्होंने इसका स्वागत किया था। किसने किया था? जमोरिन ने, जो कि कालीकट के राजा थे। और ये कालीकट के रास्ते भारत में पहुंचा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल, कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जिसे O3 बोलते हैं, ओजोन को मापने के लिए जो प्रयोग किया था वो किसका प्रयोग किया था? तो वो किया था डॉप्सन का। किसका किया था? डॉप्सन का प्रयोग किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 16 सितंबर को। कब मनाया था? 16 सितंबर को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है हम्पी के बारे में कौन सा कथन। यह है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह दीवारों के निर्माण में, यहाँ दीवारों के निर्माण में, देखिए ये ऑप्शन आपका पूरा नहीं लिखा है। यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, ऐसा होगा इसका ऑप्शन। तीसरा यानी सी नंबर का है महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया था, ये भी आपका राइट होगा। तो इसके देखिए हम्पी के बारे में जितने भी यहाँ कथन लिखे हैं ये सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास, प्रांतीयता की भावना का विकास, स्थान विशेष की भावना या जातीयता। देखिए जातीय भावना करना नहीं है, स्थान विशेष से नहीं करना है विकास, प्रांतीयता के हिसाब से नहीं करना, लेकिन सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है राष्ट्रीयता की भावना के विकास करना। किसका? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार्स यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? नहीं है मैं आपको बताना है। यह निगलने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। यह मुख और दांतों को साफ करती है, बिल्कुल सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये आपका रॉन्ग आंसर है और यहाँ पर आपको रॉन्ग ही बताना है। अब देखिए लार में क्या पाया जाता है, यदि क्वेश्चन आता है, कई बार ये टेट में और सुपर टेट में आ भी चुका है कि लार में क्या पाया जाता है। तो देखिए लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन क्या होता है? टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है जो खाने को पचाने का कार्य करता है। क्या करता है? खाने को पचाने का कार्य करता है और हर खाने को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। हर प्रकार के खाने को पचाने में मदद करता है। और लार जो है ना वो खाने को लिक्विड में चेंज कर देता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का क्या कार्यकाल है, तो देखिए आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो होता है 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन का होता है। यहाँ पर आपका नहीं है मैं आंसर पूछा गया है कि कौन
कौन सा कार्य नहीं है इसका, लार का जो लाभ नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ये आपका रॉन्ग पॉइंट और रॉन्ग पॉइंट ही यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीयूएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 7, 5, 6, 4 बताइए कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, ये पूछा जा रहा है। ये आपका ईबीएस का प्रश्न है जो कई बार पूछा जा चुका है। तो ये देखिए आईयूसीएन ने जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उन्हें 7 वर्गों में विभाजित किया है। कितने? 7 वर्गों में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। अब देखिए आईयूसीएन जो होता है वो रेड डाटा बुक को जारी करता है, उसको प्रदर्शित करता है। किसके लिए करता है? जो जीव संकटापन्न है, यानी जो अभी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं और आगे जिनके खत्म होने के ज्यादा चांसेस हैं, उसको जारी करता है। मिनी माता रोग किस कारण होता है? पाराजस्ता, कैडमियम या सीसा? ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क कर लें आप लोग। मिनी माता जो रोग होता है वो पारे के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारे के कारण। एच जी यानी क्या होता है? पारा। क्या होता है? पारा। अब देखिए किससे होता है? औद्योगिक कंपनियों से जो निकलती मछलियां जो होती हैं उनकी वो खा जाती हैं, उनकी गिल्स द्वारा जो उनकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। तो और वही जो मछलियों को कौन खाते हैं? इंसान खाते हैं। तो उससे कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, कहाँ फेंका गया था? टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी, हांगकांग। इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था बताइए? तो देखिए पहली बार जब परमाणु बम फेंका गया था तो वो हिरोशिमा में फेंका गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा में फेंका गया था। और ये कब फेंका गया था? 4 अगस्त को। कब फेंका गया था? 4 अगस्त को फेंका गया था। और यदि पूछा जाए ये किसने करवाया था ये हमला, तो ये करवाया था अमेरिका ने। किसने करवाया था? अमेरिका ने। यदि आपसे पूछा जाए कि जापान के प्रमुख नगर कौन से हैं, तो वो जापान के जो प्रमुख नगर हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के प्रमुख नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? जापान, इटली, चीन, यूगोस्लाविया। बताइए कहाँ की है युआन मुद्रा? तो देखिए ये है चीन की। कहाँ की है? चीन की है। यदि आपसे चीन की राजधानी पूछा जाए तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। कहाँ की राजधानी है? ये चीन की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? बताइए किसमें? अवसादी सेल, कैंथ्रिज सेल या फिर पत्थर? किसमें जीवाश्म की मिलने की ज्यादा संभावना होती है? बताइए किसमें होती है? तो देखिए ये होती है अवसादी सेल में। किसमें होती है? अवसादी सेल में। अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनमें कई परतें पाई जाती हैं, और अवसादी और जो आग्नेय होती हैं इनका निर्माण किससे होता है? ये ज्वालामुखी से होता है। तो इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका अवसादी सेल है यही आपका राइट आंसर होगा, ओनली ए। इसमें जीवाश्म मिलने की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर गोविंद रनाडे? बताइए किसने किया था? तो देखिए ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि 1910 में किया था। कब किया था? 1910 में किया था इस सिद्धांत को प्रतिपादित। और ये बाद में पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखी थी? अबुल फजल बदायूनी, गुलबदन बेगम या फिर हुमायूं? किसने लिखी थी हुमायूं नामा? तो देखिए ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा। अब यदि पूछा जाए ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्या? हुमायूं नामा। उस समय जिस टाइम पे ये किताब लिखी गई थी उस समय जो गुलबदन बेगम थी वो कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की। कितने वर्ष? 8 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? यहाँ विद्युत चालक पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्युत चालक है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, कौन सा है? तो देखिए विद्युत जो चालक है वो है चांदी। कौन सा है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन रेक का उपयोग किया था, किस लिए किया जाता है? बताइए। कृंतन हेतु, यहाँ पर देखिए कृंतन हो जाएगा, कृंतन हेतु या फिर पौध प्रसारण हेतु या फिर काट छांट हेतु या खरपतवार एकत्रीकरण हेतु? बताइए गार्डन रेक उसका इस्तेमाल क्यों होता है? देखिए जो गार्डन रेक होता है ये एक तरह से एक फोड़े की तरह होता है। किसकी तरह होता है? फावड़े की तरह होता है। इसका काम होता है मिट्टी को पोली करना, मुलायम करना। इसको ही बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? गार्डन रेक का। और खरपतवार जो है उसका क्या होता है?
खरपतवार हटाने के लिए ही इसका प्रयोग होता है। खरपतवार क्या होती है, जो जमीन में अनचाहे पौधे उगाते हैं उनको हटाने के लिए गार्डन रेक का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा डी राइट आंसर होगा, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है, गार्डन रेक का किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए हार्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये बागवानी से संबंधित है। हार्टिकल्चर जो है वो किससे संबंधित है, तो बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिला दर्रा जोड़ता है, जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को, चंबा स्पीति को, या कलिम्पांग या लहासा को, बताइए किसको जोड़ता है आपस में। तो जो जिला दर्रा है इस पर आप स्टार मार्क कर लें, क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है। ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थ करते, कौन से नंबर के थे ये, 10वें, 23वें, 24वें या प्रथम। तो देखिए ये 23वें थे, सॉरी 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। यदि आपसे 24वें नंबर का पूछा जाए तो वो थे महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक तीर्थंकर कहा जाता है, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो 24वें नंबर के कौन थे, वो थे महावीर स्वामी, और 23वें नंबर के कौन थे, वो थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, बताइए। पश्चिमी तट पर हल्दिया, थारादीप, तूतीकोरन या कांडला, बताइए कौन सा है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो पश्चिमी तट पर स्थित है वो कांडला है। कौन है, कांडला है। जैसे कि ये आपका मैप है तो जो कांडला है वो इधर होगा, यहाँ पर आपका होगा कांडला, क्या होगा, कांडला। और यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होता है आपका पश्चिम, यहाँ आपका होता है पूरब। तो जो कांडला है ये पश्चिमी तट पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है। तो देखिए मन की बात, तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। किससे संबंधित है, नरेंद्र मोदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो देखिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यदि इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर दिन एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू।